Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are very well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11. Here we go for the lecture. So dear beautiful people, you are again welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the mechanical properties of fluids. जैसा आपको पता है कि अभी तक हमने प्रेशर वगैरह सब कुछ पढ़ा है और प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से क्लियर किया. तो जो भी फ्लूइड होगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, तो वो फ्लूइड है तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा और प्रेशर तभी आता है जब नॉर्मल फोर्स पड़ेगा. वो आपने देखा है. और एक एयर जो है वो भी प्रेशर क्रिएट करता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो भी देखा आपने. और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने एक नया यूनिट निकाला प्रेशर का एंड दैट इज कॉल्ड वन एटमॉस्फेयर. आर यू गेटिंग मी? तो आपको पता है कि एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो किसके बराबर निकलता है? तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम ये कह सकते हैं कि वो 100 किलो पास्कल के आजू बाजू निकलता है. ठीक है. तो जब भी आपको ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया गया होगा, तो आप ये मान के चलिए कि दिस विल बी वन एटमॉस्फेयर दैट इज 100 किलो पास्कल. आप यही लिखिएगा या आप 1.0325 into 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? तो आज जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर जितना हमने पढ़ा है उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल एक दो करें ताकि हमें पता चले कि हम कहां पहुंच रहे हैं. क्या हमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है. तो उसके लिए मैं यहां पर पहला छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं. साधारण न्यूमेरिकल है तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी. आप भी इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मगर मेरा दिखाना भी जरूरी बनता है. ठीक है. तो यहां पर जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो ये है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर इन अ रूम ऑन अ विंडो पेन ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. कमर अकिस कमरस मन शीशा लगित दार. तथ शीशस क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तथ क्या एरिया या डायमेंशन क्या 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है कि कुछ इस प्रकार का होगा वो विंडो पेन. तो इसका मतलब यह है कि दिस साइड विल बी 50 सेंटीमीटर एंड दिस साइड विल बी 30 सेंटीमीटर. ये विंडो पे लगा हुआ है. आर यू गेटिंग मी? और यह कमरस मज तो पाई कमरस मज ईयर और ईयर इज अ फ्लूइड एंड वो इस पे नॉर्मल फोर्स डालेगा. आपने वो बताना है कि वो कितना नॉर्मल फोर्स डालेगा. आर यू गेटिंग मी? तो आपको पता है कि इससे पहले आपको ये चीज पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अगर आपको फोर्स निकालना होगा तो वो किसके बराबर निकलेगा? नॉर्मल फोर्स. दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. आर यू गेटिंग मी? एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स. ये चीज भी याद रखिएगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स एंड इट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. अब एरिया तो पता होगा, प्रेशर क्या होगा खुद सोचिए, क्योंकि हमने फोर्स निकालना है. तो प्रेशर क्या होगा? सर प्रेशर तो यहां पर प्रेशर ड्यू टू एयर होगा एंड जो मकान है वो तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है. तो यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी लगभग 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 100 किलो पास्कल. तो इसको करिएगा, सिंपल है. तो यहां पर हम देखेंगे पहले हमें क्या क्या गिवन है. तो इस विंडो पेन के डायमेंशंस, पेन के विंडो डायमेंशन दिए गए हैं. तो इसकी लेंथ, तो चलो इसकी लेंथ जो है दैट इज 50 सेंटीमीटर. जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता है कि यहां पर ऐसा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. क्योंकि उसके बाद आपको कहीं पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो 10⁻⁻² मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे. यू नो वेरी वेल कि 10⁻⁻² मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने कहां से लाया. ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो इस विंडो पेन की ब्रेडथ कितनी है? तो वो तो 30 सेंटीमीटर है. तो 30 सेंटीमीटर लिखेंगे एंड दिस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर. एम आई राइट? तो हो गया इतना. तो प्रेशर तो पता ही नहीं है कितने, क्योंकि हमने फोर्स निकालना है, परपेंडिकुलर फोर्स निकालना है कि ये ईयर इस विंडो पेन पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो वो निकालना है. तो उसके लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए दैट इज प्रेशर. क्योंकि एक अननोन के लिए एक इक्वेशन काफी होती है. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है बट इसमें एरिया पता है, प्रेशर भी पता होना चाहिए, तब जाके आप फोर्स निकाल सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? एक अननोन के लिए एक इक्वेशन काफी, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन काफी. तो ये चीज याद रखिएगा.
तो यहां पर हमें प्रेशर भी पता होना चाहिए और माशाल्लाह वो प्रेशर भी पता है, क्योंकि एयर की बात हो रही है। एयर जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑन द सी लेवल हमें यह पता है कि दैट इज इक्वल 1.01 into 325 into 10 power 5 पास्कल, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लगभग 100 किलो पास्कल, यानी कि 10 पावर 2 10 पावर 3 पास्कल। कोई समझ में आया? पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऐसा यूनिट। सो 10 पावर 2 10 पावर 5 10 पावर 5 पास्कल होता है ना, तो उसी को बोलते हैं 100 किलो पास्कल। आर्गेडी में बहुत अच्छा। तो देयरफॉर फ्रॉम दिस फार्मूला वी नो वेरी वेल कि जो प्रेशर फोर्स आ जाएगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया। Are you getting me? तो प्रेशर जो है दैट इज 10 पावर 5 और एरिया जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी जो होगी, जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। एंड हाउ मच इज लेंथ? दैट इज 50 इंटू 10 पावर -2। और जो ब्रेड्थ होगी हाउ मच इज दैट? दैट इज 30 इंटू 10 पावर -2। तो जो इसका यूनिट होगा अब दैट विल बी क्लियरली न्यूटन, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी डिपिक्टेड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? तो इसका ऐसा यूनिट देखिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट विल बी टोटली न्यूटन। तो यहां पर जो फोर्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा? तो आपको पता है कि गोड़तलो 10 पावर वॉल्यूम आसन गोड़तलो तिम करो कैलकुलेट तो आसान हो जाएगा। तो 10 पावर 5 है तो 10 पावर -2 है, तो 5 -2 हो गया 3, तो 10 पावर 3 हो गया, तो 10 पावर 3 10 पावर -2 हो गया 10 पावर 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 10 पावर 1। अब यहां पर क्या बचा? 50 इंटू 30, तो आपको पता है 5 3 आर 15, आर गेटिंग मी, और इधर 10 और इधर 10 हो गया 10 पावर 2, तो 10 पावर 1 और 10 पावर 2 हो गया 10 पावर 3, तो इतना न्यूटन लगेगा फोर्स। आर गेटिंग मी? यानी कि उस फोर्स साथ विंडो पेन पर लाइए, सो लाइए 150, मैंने यहां 15 10 पावर 3 को आपको पता है कि क्या बोलते हैं, इसको किलो बोलते हैं, तो किलो न्यूटन लगेगा। आर गेटिंग मी? तो 15 किलो न्यूटन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द विंडो पेन ऑफ दिस मच एरिया। आर गेटिंग मी? तो ये चीज समझ में आया? तो यहां पर प्रेशर नहीं दिया गया था, तो प्रेशर आपने कॉन्सेप्ट समझ में जो आया होगा तो उससे लगाना था कि आपको कौन सा प्रेशर लगाना है और कितना लगाना है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल दिया गया है जो इस पे बेस है, एंड दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब वो देखेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते थे। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, एंड वो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक से लेता हूं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो क्या है। एंड द क्वेश्चन इज द टू थाई बोन्स यानी कि फेमर जो हमारे यहां होते हैं, लेग में होते हैं। ठीक है, तो द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर यहां पर हम थाई बोन्स की बात करें तो एक थाई बोन ऐसे होती है कुछ, तो यहां पर जो थाई बोन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, तो ये दो टांगे हैं ना, तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक का दिया गया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों लेग्स का। तो ये मैंने यहां पर फेमर्स बनाए। ठीक है, तो क्या कहा गया है? सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। तो इसके ऊपर एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, आपको पता है बिल्कुल होगी, ये ह्यूमन बॉडी मान लीजिए। ठीक है, चलो मैं ऐसे बना लेता हूं इसको। तो ये कह रहा कि ये जो दो फिमर्स है ये इस अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस अपर जो भी बॉडी है उस अपर पार्ट का जो मास है दैट इज 40 kg। इसका मास कितना है? 40 kg। तो अब आपको पता है कि मास आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, अर्थ इसको नहीं छोड़ेगी, वो नीचे की तरफ इसको खींचेगी, एंड दैट इज कॉल्ड वेट। वेट इज अ फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से वेट लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मुझे डर के बताइए, वो वेट यहां ट्रांसफर होगा और यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब मसला ये कि हम देखेंगे कि पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी यहां पर है, क्या वेट उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है? तो नॉर्मल फोर्स भी लगा और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता, तो आपको यह पता होगा कि ऊपर जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इन थाई फेमर्स पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहा गया है? एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर। आप हमें यह बताइए कि कितना एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमर्स होगा, मतलब कि ये फेमर्स कितना प्रेशर ले सकते हैं, जबकि आपने जहां जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी का वैल्यू
लेना है तो वो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा। तो यहां पर हम इसकी कुछ ये देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम टोटल एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो मैं A1 लिखता हूं सुमाले इसे, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है 10 तो सही है, मगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², तो 10⁻² मीटर करेंगे, मगर वो हो गया 1 सेंटीमीटर, मगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये बनेगा, तो दैट विल बी 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एम आई राइट? दिस विल बी दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वन फेमा। आर यू गेटिंग मी? तो दोनों का एरिया कितना होगा? सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? अरे ये प्लस ये, दैट इज 2 times this thing, 2 times A1, and that is equal to 2 × 10⁻⁴ 10⁻1 10⁻⁴ हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी लेके और ये भी लेके, इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और ऊपर कितना वेट फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज द वेट, मगर वेट नहीं दिया गया है, यहां पर फोर्स दिया गया है, तो यहां पर मास दिया गया है, सॉरी। सो और क्या दिया गया है? मास। तो मास कितना है? 40 kg। तो अगर इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर वेट कितना लगेगा? 40 × G mg। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो G का वैल्यू 10 दे दे, तो 10 × 40 कितना हो गया? 400, बट यूनिट क्या होगा? न्यूटन। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स भी कितना लग रहा है और एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देयरफॉर प्रेशर, एवरेज प्रेशर कितना लगेगा? P एवरेज वो पड़ेगा टोटल परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टोटल फोर्स कितना है? वेट, एंड दैट इज 400 न्यूटन, दैट इज 400 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एंड टोटल एरिया इज 2 × 10⁻⁻³ यही है, एंड इट विल बी पास्कल। ये तो अब इसका ही यूनिट होगा। अब यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? तो प्रेशर, जो एवरेज प्रेशर अब आ जाएगा, अब जो ये फेमर सस्टेन करेंगे प्रेशर, वो किसके बराबर होगा? 4 / 2 हो गया 2, तो हो गया ये खत्म। तो हियर इट इज 10⁻², क्योंकि 100 है ना, तो हो गया 10⁻²। नीचे है 10⁻³ तो जब वो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻+3 बनेगा, तो 10⁻+3 बनेगा, और 10⁻² भी इधर है, तो हो गया 10⁻5। तो 2 × 10⁻5 पास्कल इतना प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि इतना प्रेशर विथस्टैंड कर रहे या सस्टेन कर रहे कौन? हमारे फेमर्स। ठीक है, अब यहां पर अब हम, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने किए, एंड दीज वेर फ्रॉम, एंड दिस वन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, और जो पहला है वो मैंने आपको फोर्स निकालने के लिए कहा था, जबकि वहां पर प्रेशर नहीं दिया गया था। तो आपने प्रेशर खुद जितना भी आपने अभी तक समझा था, तो वो नॉलेज यूज करके वो प्रेशर का वैल्यू वहां पर पुट करना था, और माशाल्लाह वो आपको पता था कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली equivalent to 1 atmosphere, and 1 atmosphere is equivalent to 100 kPa। ठीक है, तो अब हम यहां पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड दैट इज रिलेटेड टू द फ्लूइड्स, एंड दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। प्रेशर तो देखा, अब देखेंगे डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी अब पढ़ेंगे। तो आप अगर इस चीज को नोट करना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि ये डेंसिटी क्या होता है। तो एक्चुअली ये डेंसिटी नहीं है, एक्चुअली ये मास डेंसिटी है। तो जब भी आप डेंसिटी नाम सुनेंगे तो आप डायरेक्टली उसको ये समझते हैं कि दैट इज मास डेंसिटी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये डेंसिटी क्यों पढ़ा रहे हैं आप? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जैसा सॉलिड्स में, जैसा आपने इससे पहले सॉलिड्स में दो चीजें बहुत ज्यादा पढ़ी थी, एंड वन वाज द फोर्स एंड अनदर वाज मास। आर यू गेटिंग मी? तो सॉलिड्स में हम दो पे ज्यादा फोकस करते हैं, वन इज फोर्स एंड अनदर इज मास। तो इसी तरह फ्लूइड्स में भी हम दो पैरामीटर्स पे ज्यादा उनके साथ डील करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, और दूसरा जो है एंड दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। आर यू गेटिंग मी? तो ये इसके पैरेलल चल रहा है इधर। सो दैट इज वाई मैं जल्दी प्रेशर के बाद ही डेंसिटी भी पढ़ाना चाहता हूं यहां पर। तो मास डेंसिटी क्या होता है? तो मास डेंसिटी आपको पता है, जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा, कि अगर मेरे पास कोई सबस्टेंस होगा, उसका कुछ मास होगा, और उस मास ने कितना वॉल्यूम लिया है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो उसको आप डिवाइड करिएगा उस वॉल्यूम के साथ, तो यू विल गेट द मास डेंसिटी। आर यू गेटिंग मी? सो मास डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस या डेंसिटी ऑफ
पे सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इस मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी एंड दैट इज गिवन बाय द डेंसिटी। सो रो जो होगा दैट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसको ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो उसके लिए मैं यहां पर एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, बस एक पॉइंट, तो आपको उससे पता चलेगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंस इट इज गोइंग टू हैव। ये चीज आप देखिएगा कि उस बेस पे हमने क्या देखा, तो मैं वो बताना चाहूंगा यहां पर। तो आपने तो मुझे पता है कि आपने केमिस्ट्री में तो मॉडल्स ऑफ एटम पढ़े हैं, तो वहां पर आपने दूसरा मॉडल ऑफ एटम जो पढ़ा था, दैट इज रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वहां पर आपने देखा कि जो एटम होता है तो उसमें एक गन्नी, यानी कि एक गनी स्पेस होती है एटम में, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, स्मॉल स्पेस में बहुत हैवी होती है, और उस चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और अगर मैं आपको यह बता दूं, चाहे आपके टीचर्स ने वहां पर बोला कि नहीं बोला, तो मगर मैं यहां पर बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे डेंसिटी के बारे में एक पॉइंट बोलना है। एंड जो न्यूक्लियस होता है ना, ये बहुत हैवी होता है, ये बहुत घना होता है जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी जो डेंसिटी होती है ना इस न्यूक्लियस की, बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस न्यूक्लियस में आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या है। तो आपको पता है कि अगर अभी तक जितनी आपकी लेवल है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन्स है और क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। आर में सो ये न्यूक्लियस में होते हैं, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बट अगर मैं आपको बता दूं कि इस न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको मैं ये बता दूं कि इस न्यूक्लियस की, इस एटॉमिक न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, बहुत हाई डेंसिटी होती है इसकी। तो जैसा कि मैं आपको यहां पर एक ऑर्डर देता हूं, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये चीज आप याद रखिएगा। सर व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अगर मैं 1 मीटर क्यूब का एक डब्बा लूं, आर गेटिंग मी? फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 मीटर लिया लेंथ, 1 मीटर, आर गेटिंग मी? तो इसकी लेंथ भी 1 मीटर, इसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर, तो क्या बना? स्क्वायर बना। तो अब मैं क्या करता हूं कि 1 मीटर हाइट भी बना दूं, आर गेटिंग मी? तो अब आप इमेजिन करिएगा कि जो वो साइकिल वाला होता है ना, जो हमें आइसक्रीम देता है, तो जिसमें उसको आइसक्रीम होते हैं, तो लगभग वो जो रेड़ा वाला होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 1 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1 मीटर क्यूब। तो उतना आग एक डब्बा ले लीजिए, अगर आप उसमें मास डाल देंगे तो उस 1 मीटर क्यूब में कितना मास होना चाहिए? 10⁻17 kg। जो हमारा ऑर्डर है ना, ऑर्डर एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ऑर्डर ऑफ मास, एंड दैट इज 10⁻1 ही है। चलो मैं अब चलता हूं 10⁻2 kg। ये जो भी हमारा यहां पर बंदा होगा, जितना भी भारी होगा, तो यही रेंज है उसका, 10⁻2 kg। थिंक अबाउट इट इज 10⁻17 kg। ये मत बोलिएगा कि इट इज नाउ 15 टाइम्स, इट इज नॉट 15 टाइम्स, इट इज पावर। आपको पावर पता है कि पावर कितनी तेजी के साथ बढ़ जाता है, ठीक है? तो वो तो मैंने शायद आपको बोल दिया कि ये पावर का मसला क्या है, ठीक है? बट ये चीज याद रखिएगा कि हमारा जो मास है, तो हम कुछ ऐसा बोल देंगे कि 10⁻2 kg, अरे कोई मसला नहीं है। बट जब इसकी बात करते हैं यहां पर, आर यू गेटिंग मी? तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में इतना मास होगा, तो इमेजिन करिएगा कि वो कितना भारी बनेगा फिर। तो इतनी डेंसिटी होती है किसकी? एक न्यूक्लियस की, मतलब कि बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17। मगर अब आपको पता है कि इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये आपने बता दिया, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ कि गैलेक्सी में कुछ स्टार्स दिखे गए। क्या? स्टार दिखे गए, और उन स्टार्स का नाम है डिवार्फ स्टार्स। क्या नाम है? डिवार्फ स्टार्स। और जब उन डिवार्फ स्टार्स को स्टडी किया गया, वो बहुत कम ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यही बता दूं कि अगर आप इस पे गूगल कर सकते हैं, तो आप करिएगा कि डिवार्फ स्टार्स के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है? तो थोड़ा फैसिनेट हो जाएंगे आप। तो ये जो डिवार्फ स्टार्स होते हैं ना, तो जब इनको स्टडी किया गया, जब इनकी डेंसिटी देखी गई, एंड द डेंसिटी ऑफ द डिवार्फ स्टार्स
comes out to be more closer to the 10 power 17 kg। मतलब कि इनकी डेंसिटी भी कितनी कितनी मतलब कि क्या रेंज में निकली, 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। जबकि हमें पता था कि 10 पावर 17 वाली जो डेंसिटी है, जो वैल्यू है, वो किसकी डेंसिटी है, वो न्यूक्लियस की होती है, मतलब कि वहां पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। तो जब इन्होंने देखा कि डिवार्फ स्टार्स की भी यही डेंसिटी निकल रही है, तो इन्होंने ये बोला कि ये जो डिवार्फ स्टार्स है ये किसके बने होंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जबकि इनकी डेंसिटी सेम है, तो जिस प्रकार के जिस मटेरियल के न्यूक्लियस बना होगा, आर्गेडी में जिस मटेरियल का न्यूक्लियस बना होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे एक न्यूक्लियस में, वही डिवार्फ स्टार में भी होने चाहिए। तो दैट इज व्हाई अगर आप इसकी खोज करेंगे आप ये देख पाएंगे कि डिवार्फ स्टार्स का जो ऑरिजिन देखते हैं और वहां पर हम बोलते हैं कि ये जो डिवार्फ स्टार्स है, दीज आर ऑफ द न्यूक्लियर मैटर, These are of the nuclear matter। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये किसने बोला हमें कि आप प्रिडिक्ट करिएगा, आप ये बोलिएगा कि जो डिवार्फ स्टार्स है ये न्यूक्लियर मैटर के बने हैं। वो तो डेंसिटी नहीं बोला आर्गेडी में, क्योंकि उनकी डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर निकली, यानी कि इसके आजू बाजू निकली। तो इसका मतलब है कि अगर वहां पर इस प्रकार की डेंसिटी है तो जिस मटेरियल का वो बना होगा उसी मटेरियल के डिवार्फ स्टार्स भी बनने होंगे। ठीक है, तो दिस will give you us एक आपको एक आइडिया देगा कि हाउ मच दिस इंपॉर्टेंट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी इज। आर्गेडी में ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज की डेंसिटी देखी और आपने दूसरा चीज देखा और आपको पता है कि उस चीज का नाम क्या है। सपोज एबीसी नाम है एक चीज का और उसकी डेंसिटी 10 यूनिट्स है। कितनी है? 10 यूनिट्स। और आपको पता है कि ये कौन सा चीज है, ये एबीसी नाम की चीज है। अब आप किसी और जगह पे गए, वहां पर आपको एक चीज मिल रही है और आपको इस एबीसी के बारे में सब कुछ पता है। आपने एक और चीज देखी, अभी तक नहीं देखी थी, अब आपने देखा तो आपने उसकी डेंसिटी देखी, आपने भी वही वो 10 यूनिट्स पाई, उसकी भी डेंसिटी 10 यूनिट्स पाई। तो आप ये कहेंगे कि भाई साहब जो एबीसी मटेरियल था, मुझे लगता है कि ये जो नया वाला मटेरियल जो मेरे सामने आया ये भी उसी प्रकार का होगा, यानी कि इसमें भी वही मटेरियल्स होंगे, उसी मटेरियल का ये भी बना होगा। तो दिस विल गिव यू ये एक आइडिया कि ये डेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी आपने देखा तो आप कहेंगे कि दिस विल बी अ पर्टिकुलर एलिमेंट। आर गेटिंग मी? और इस डेंसिटी पे मैं आपको एक बड़ा ही हादसा सुनाऊंगा, एक बड़ा ही हादसा है वो, एंड दैट इज द क्रेडिट गोज टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर गेटिंग मी? तो वहां चला जाएगा कि वो सोना वोना जो था वो नकली था कि वो असली था, तो उसमें कितना % वो नकली था, तो वो चीजें डेंसिटी से ही पता चलता है। तो एक डेंसिटी जो एक मटेरियल की होती है ना, वो यूनिक चीज होती है उसकी। तो जब तक वो उसकी वही रहेगी ना, तो वो मटेरियल वही रहेगा। उसकी डेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज होगी ना, तो इसका मतलब है कि अब इसमें कोई फॉरेन मटेरियल आया होगा जिसने इसकी डेंसिटी चेंज कर दी। आर गेटिंग मी? जब तक एक मटेरियल का डेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, तो वो जिस मटेरियल का बना होगा तो दूसरा मटेरियल भी उसी का बना होगा जब उसका भी डेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ मच इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेंसिटी इज। समझ में आया? तो ये मैंने बोला यहां पर कि ये जो स्टार्स है, ये डिवार्फ स्टार्स है, इनकी डेंसिटी देखा गया तो वो भी वही पाया। तो इन्होंने बोला कि डिवार्फ स्टार्स मस्ट बी मेड ऑफ द न्यूक्लियर मैटर, क्योंकि न्यूक्लियस की भी वही डेंसिटी है। आर गेटिंग मी? तो ये चीज आप समझिएगा कि ये डेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि एक और एग्जांपल मैं दूंगा, पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं तो वहां पर अगर आपने ये देखना होगा कि ये पेट्रोल सही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पेट्रोल की डेंसिटी देखिएगा कितनी है। तो आप वहां पर लिखा होता है, वहां जो मीटर लगा होता है, तो वहां पर रेट वेट तो आपको पता ही है, वो बढ़ गया तो वो तो दिखा होगा उधर, मगर बहुत कम लोग डेंसिटी पे ध्यान देते हैं। तो डेंसिटी पे ध्यान दे दीजिएगा। जब डेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये जो पेट्रोल है ये पूरा अब सब्सिडाइज्ड है, ये प्योर पेट्रोल नहीं है। तो प्योर पेट्रोल की डेंसिटी देखिएगा, अगर वहां पर वही डेंसिटी मिल रही है, उसी के आजू बाजू मिल रही है, तो इसका मतलब कि बहुत कम मिलावट है। अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि पेट्रोल सही नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी। आर गेटिंग मी? चलो अब आगे चलते हैं। तो अब हमें पता कि इस डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? रो से, एंड इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सबस्टेंस टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट मास। आर गेटिंग मी? सो
इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वो तो अब माशाल्लाह जल्दी बता देंगे। मास का यूनिट जो होगा दैट इज केजी और वॉल्यूम का यूनिट जो होगा दैट इज मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी। आर एकेडमी अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला बता दूं जल्दी जल्दी डायमेंशनल फार्मूला, तो आप बता देंगे कि ये मास है तो कैपिटल एम होगा और ये लेंथ है बट नीचे है तो L - 3 होगा। तो M1 L1 T जो भी होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डेंसिटी। आर एकेडमी अब मैं यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा। अगर मेरे पास अब एक फ्लूइड होगा, ठीक है, तो ये किधर गया डस्टर, एक सेकंड, हाँ, अगर मैं अब आपको यहां पर एक बात बता दूं कि ये जो डेंसिटी है ना, ये बड़ी काम की चीज है। आपसे मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए डेंसिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इन तीनों में से बताइए क्या क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या है, डेंसिटी में क्या क्या चीज यूज होती है। इसमें मास यूज होता है और वॉल्यूम यूज होता है, सही बात, और मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये स्केलर है, और वॉल्यूम आपको पता है कि ये जो डेंसिटी है इट इज क्लियरली नाउ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई वेक्टर की नाम की कोई चीज ही नहीं है। मास स्केलर है और डिवाइड तो आप वेक्टर से नहीं कर पाएंगे, आपको पता है कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय डायरेक्शन, सो वी कैन नॉट डिवाइड बाय, सो वी कैन नॉट से दैट वॉल्यूम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर गेटिंग मी? सो इट इज स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, will you get another scalar, and that scalar is our here below and it is density. So density is a scalar quantity. अब मसला ये है कि ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। वर्क पॉजिटिव निकलती है ना, जीरो निकलती है ना, नेगेटिव नहीं निकलती है ना, हाँ निकलती है, बिल्कुल निकलती है। टेम्परेचर है ना, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी निकलती है, जीरो भी निकलती है, पॉजिटिव भी निकलती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। आर गेटिंग मी? अब मुझे एक बार पता, ये तो स्केलर क्वांटिटी है डेंसिटी, अब पॉजिटिव स्केलर है कि नेगेटिव स्केलर है या जीरो हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि सर क्या मास तो माशाल्लाह कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप मास जीरो लेंगे तो आप किसके साथ डील कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट। आर गेटिंग मी? चलो ठीक है, तो मास जो है वो तो पॉजिटिव लेंगे और वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यू आर गेटिंग ए जीरो। एंड व्हाट डज जीरो वॉल्यूम मीन? आर गेटिंग मी? वॉल्यूम हैज गॉट वैनिश्ड। तो इसका मतलब है कि मास भी कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, एंड पॉजिटिव यील्ड्स है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज याद रखिएगा, फिर न कहना खबर न थी। तो क्या है ये जो डेंसिटी है, इट इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। अब बात समझिए, अब आ रहे हैं हम अपने टॉपिक पे, क्योंकि आपको पता है कि हम कौन सा प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं अभी, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड की बात करिएगा तो फ्लूइड की डेंसिटी देखिएगा। अब फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस